In the last session, I have discussed with you the ingredients of your course and application of the company law on different types of institutions. Now, in this session, I am going to discuss with you few basic concepts of company law without which you can't comprehend the whole structure of Companies Act 2013 and rules made thereunder. प्यारे बच्चों, आप ये मान के चलिए कि कंपनीज एक्ट एक किला है, ठीक है, और उस किले के अंदर एंट्री करने के दो रास्ते हैं, एक तो है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट रास्ता है वो काफी लंबा है और जो इनडायरेक्ट रास्ता है वो काफी स्मार्ट है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनको इनडायरेक्ट रास्ते की खबर नहीं होती, वो डायरेक्ट रास्ते पे चलते हैं। डायरेक्ट रास्ते पे चलते हैं तो सफर काफी लंबा है, थका देने वाला सफर है। मैं ये तो नहीं कहता कि उस रास्ते पे चलने से सफलता नहीं मिलेगी, सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन वो रास्ता इतना थका देने वाला है कि पूरे रास्ते जोश बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। जोश बरकरार नहीं रखा जाता और स्टूडेंट्स रास्ते के बीच में ही थक जाते हैं। फिर वो जिस जोश को वो शुरू में दिखाते हैं वो लास्ट तक कैरी नहीं करते। फिर वो उनके सामने एक ही रास्ता होता है कि सिलेक्टिव स्टडी करो, एग्जाम में कुछ तो लिख कर आएंगे। नहीं, मैं आपको कंपनीज एक्ट को क्रैक करने का, इस किले के अंदर एंट्री करने का एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। ये डायरेक्ट रास्ता क्या है और ये मेरा शॉर्टकट क्या है, मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट रास्ता क्या है कि आप अपना स्टडी मटेरियल खोलिए। जैसे ही आप अपना स्टडी मटेरियल आपके सामने रखेंगे, आप क्या पाएंगे कि वो डायरेक्ट आपको प्रोसीजर्स बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक प्रोसीजर को याद करना शुरू कर देंगे। कितने प्रोसीजर्स याद करोगे, कितने सारे प्रोसीजर्स हैं, उनको याद करने के लिए तो बहुत मेहनत चाहिए। जो इनडायरेक्ट रास्ता है वहां पे मैं क्या करूंगा, पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद पहले हम अच्छे से ये सीखेंगे कि ये कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग का सही तरीका क्या है। वंस वी नो डीएमपी, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द कंपनी, अच्छे तरीके से, उसके बाद क्या होगा कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये पावर किसके पास है। अब मान लीजिए ये पावर शेयर होल्डर्स के पास है, तो उनसे काम करने का तरीका क्या है। ये पावर डायरेक्टर्स के पास है, तो उनसे काम करवाने का क्या प्रोसीजर है। ये पावर मैनेजरियल पर्सनल के पास है, तो उनसे काम करवाने का क्या तरीका है। फिर कोई भी नया कंसेप्ट उठाएंगे, बस मैं आपको ये बताऊंगा बेटा इस काम को हमें इस तरीके से करना है। फिर सारे स्टेप्स क्या करेंगे, आप मुझे सारे स्टेप्स बताना शुरू कर देंगे। सर अब ये करिए, अब ये करिए और अब ये करिए। तो ये जो गेम है, ये जो पढ़ाई है, ये 10 गुना मुश्किल भी हो सकती है और ये 10 गुना आसान भी हो सकती है। तो हमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं बढ़ना, हम डायरेक्ट स्टडी मटेरियल को उठाकर नहीं बैठ जाएंगे। अगर स्टडी मटेरियल को उठा के बैठेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो 600-700 पेज कौन पढ़ेगा, कौन याद करेगा इतने सारे पेजेस। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू रिक्वायर एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज। एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है बेटा, कि कंपनी लॉ को यहां पर बहुत ही गहराई से पढ़ना है, ठीक है, बहुत गहराई से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप कंपनी क्यों बनाते हैं, ये है ना सोचने की बात है, ठीक है। हम कंपनी क्यों बनाते हैं भाई? कंपनी हम बनाते हैं बिजनेस करने के लिए।
बिजनेस करने के लिए। बिजनेस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? बिजनेस करना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं घर से बिजनेस करने के लिए आया हूं, तो सबसे पहले मेरे पास कैपिटल होना चाहिए। मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा? कैपिटल होना चाहिए, यानी मनी होनी चाहिए। दूसरी चीज मेरे पास क्या होनी चाहिए बताओ? मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड थर्ड इज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आइए अब इसका एक सही ऑर्डर बनाएंगे। सही ऑर्डर क्या है इसका? आप मुझे ये बताओ कि सबसे जरूरी पैसा है या एंटरप्रेन्योर स्किल है? सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी एंटरप्रेन्योरशिप है। ये हम बात साबित कर देंगे। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है तो पैसा आप दूसरों से कैसे ले सकते हो। नंबर दूसरी चीज, आपको कैपिटल चाहिए। और नंबर तीसरी चीज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EMR, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, हमें मनी चाहिए, और हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। हमने क्या बनाया सर? एक प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कंपनी है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या करा? जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप है वो यहां आ जाए, इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए। जिसके पास मनी है वो यहां पर आ जाए। रिस्क को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। डाइवर्सिफाई, ठीक है, शाबाश। डाइवर्सिफाई कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा। शाबाश बेटा। रिस्क को हमने क्या कर दिया बेटा? डाइवर्सिफाई। अब डाइवर्सिफाई कैसे किया है ये मैं आपको बताता हूं। हमने क्या करा? रिस्क को, रिस्क मतलब कैसे कि आपने कैपिटल लगाया, आपका कैपिटल डूब सकता है। ठीक है, ये कैपिटल एक आदमी का है तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और ये कैपिटल 1 लाख आदमियों का है, फिर अब बताइए। और ये कैपिटल 1 करोड़ लोगों का है, फिर बताइए। मान लीजिए 1,000 रुपए एक आदमी के लगे हुए हैं तो रिस्क कितने का? 1,000 का। और अगर 1,000 रुपए 1,000 आदमियों के लगे हुए हैं तो रिस्क कितने का? 1 रुपया। आपने 1 ही रुपया तो दिया है, और 1 रुपया अगर डूब जाता है तो क्या आप सड़क पे आ जाओगे? नहीं आओगे ना। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द सक्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई करने का मतलब समझ गए बेटा? यहां हम पैसा एक आदमी से नहीं लगवाएंगे। ठीक है, एक पर्सन को लगता है कि बे ऑफ बंगाल में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। वो क्या करता है? गवर्नमेंट से लाइसेंस लेता है कि आई विल एक्सप्लोर नेचुरल गैस इन बे ऑफ बंगाल। गवर्नमेंट ने पूछा कि कितना पैसा खर्चा आएगा? वो बोलता है कि 1,000 करोड़ रुपए।
गवर्नमेंट ने पूछा कि आप लगाएंगे, वो बोलता है कि नहीं, लोगों का लगवाएंगे। वो बोलते हैं कि डूब गए तो। वो पूछते हैं कि एक्सप्लोर कर लिया तो, यानी हमने नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को खोज लिया तो। मिलियंस ऑफ जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड। लाइसेंस मिल गया। जानते हैं कौन थे वो लोग? रिलायंस वाले। उन्होंने पब्लिक को समझाया कि बे ऑफ बंगाल के अंदर हम नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करेंगे, तो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें 1000 करोड़ चाहिए। पब्लिक ने उनकी बात के ऊपर फेथ किया। उन्होंने मांगे तो 1000 करोड़ रुपए थे। जानते हैं कितने दे दिए? 6000 करोड़। मींस इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड 6 times within 1 hour of opening of subscription। सब्सक्रिप्शन ओपन होते ही इशू को 6 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया था। पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया। तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप देंगे उन्हें हम बोलेंगे डायरेक्टर्स, जो लोग मनी देंगे उनको बोलेंगे हम शेयर होल्डर्स। और रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। बोले तो अंडर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस डूइंग बिजनेस इज वेरी इजी। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। अगर मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप है तो मेरे पास 1000 करोड़ रुपए नहीं होंगे। तो कंपनी इज अ प्लेटफॉर्म। हम कंपनी को हमने एक ऐसा एक तरीका बता दिया कि जहां पर एंटरप्रेन्योरशिप भी आके मिल जाएगा और जिनके पास कैपिटल है वो लोग भी आ जाएंगे। तो एक दूसरे की जरूरत को हम पूरा करेंगे और एक मेगा टाइप ऑफ बिजनेस क्रिएट करेंगे। तो आपको समझ में आया ना भाई? EMR ये है कंपनी का लॉजिक। ठीक है, तो बिजनेस करना है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में तीनों चीजें, बिजनेस की इंग्रेडिएंट्स को हम कैसे अरेंज कर लेते हैं। कुछ लोगों से हम कैपिटल को इनवाइट कर लेते हैं, कुछ लोग जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी हम इनवाइट कर लेते हैं। रिस्क कम हो जाता है। कैसे? डाइवर्सिफाई करने से। आइए एक और एंगल से इसी बात को हम समझेंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको एक चॉइस करनी है। किस चीज की चॉइस करनी है? आप क्या चाहते हैं? आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म, या आप नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म चाहते हैं? आपके पास दो चॉइस है। आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहते हैं या आप नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं। आपके पास दो चॉइस है। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है आपको पता होगा। दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह सकते हैं आप इसको। और थर्ड है पार्टनरशिप। थर्ड क्या है? पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बेटा कि एक आदमी है, A to Z सारे काम वो एक आदमी ही करता है, कैपिटल भी उसी की, रिस्क भी उसी का। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कर्ता के नाम से बिजनेस होता है और कर्ता सारे अफेयर्स को कंट्रोल करता है।
प्रॉफिट एंड लॉसेस सारे मेंबर्स मिलकर आपस में शेयर करते हैं। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इस लेवल पर मैं ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं बताने वाला। और पार्टनरशिप के बारे में भी आप पढ़कर आए हैं। पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप भी अरेंज करते हैं और कैपिटल भी अरेंज करते हैं। पार्टनरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत मैन्यूट सा डिफरेंस है। जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम कॉर्पोरेट स्टेटस दे देते हैं, पार्टनरशिप फर्म के पास वो कॉर्पोरेट स्टेटस नहीं होता। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पार्टनरशिप। ऑब्वियसली देयर आर सम अदर डिफरेंसेस आल्सो। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ना चाहते हैं, आप बिजनेस को कैरी करना चाहते हैं, तो यहां भी दो तरीके हैं। या तो आप कंपनी खोल लीजिए, या आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोल लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो मेन मोटिव होता है वो अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं तो वंस अगेन you have three options. आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, या आप ओपीसी खोल सकते हैं। ओपीसी जानते हैं ना, वन पर्सन कंपनी खोल सकते हैं। फिर ये तीनों कंपनीज तीन तरह की हो सकती हैं। पहली कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरी तरह की जो कंपनी है, शाबाश, अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड टाइप ऑफ कंपनीज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये सब क्या था बेटा? सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। शाबाश। आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक अ चॉइस। आपको चूज करना है कि आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में एंटर करना चाहते हैं या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज में एंटर करना चाहते हैं। जब आप कॉर्पोरेट फॉर्म में चाहते हैं तो यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज कंपनी। अगर आप कंपनी बनाते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है। और अगर आप सोसाइटी बनाते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आपके ऊपर लागू होता है। जब आपने डिसाइड किया कि आप कंपनी बनाएंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन हैं। एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और तीसरा है वन पर्सन कंपनी। तो हमारे एक्ट का जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर अलग तरीके से है। तो सबसे पहले, चाहे आपने कितनी बार मर्जी पढ़ा हो, हमें
एक बार ही खुद को सेटिस्फाई करना है, एक बार मुझे सेटिस्फाई अपने आप को करना है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्लियर हो, लेकिन आई कांट टेक अजम्पशन, मुझे तो बताना ही पड़ेगा, मुझे इन तीनों तरह की कंपनीज को एक बार खुलकर डिफाइन करना ही पड़ेगा। आई हैव नो अदर चॉइस। क्योंकि अगर आपको इनका कंसेप्ट अगर आपका कमजोर है तो हमारी आगे की सारी डिस्कशन कमजोर पड़ सकती है। तो आई कांट टेक रिस्क, मुझे तो आपको बढ़िया से एक बारी इन तीनों बातों को बताना ही होगा। शाबाश बेटा। आइए अपनी डिस्कशन को हम आगे लेकर चलेंगे। तो यहां पर हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी क्या है। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 डिफाइंस व्हाट इज कंपनी। तो सेक्शन कैसे डिफाइन करता है कंपनी को, आइए मेरे साथ आप नोट भी करेंगे। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी which was incorporated under this act. Company means a company incorporated under Companies Act 2013 or any other previous Companies Acts। भाई जिसका गठन, जिसका इनकॉर्पोरेशन 2013 के अंदर हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंपनी। आपके बोलने से कंपनी नहीं बन जाएगी। यू हैव टू मेक इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अंडर एनी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मान लीजिए, शाबाश, मान लीजिए यहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 2013। अगर आपने 2013 से पहले कंपनी बनाई है या 2013 के बाद कंपनी बनाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हम बोलेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर न्यू एक्ट। और अगर आपने 2013 से पहले कंपनी बनाई है तो हम बोलेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉज। तो दोनों के बीच में, जहां तक कंपनीज एक्ट के एप्लीकेशन का सवाल है, दोनों के बीच में देयर इज नो डिफरेंस। आपको ये बात याद रखनी है कि देयर इज नो डिफरेंस। फर्दर जब आप इस बात को सेक्शन 3 के साथ पढ़ेंगे, जब आप इस बात को सेक्शन 3 के साथ पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि हमने कंपनी बनानी है तो हमारे पास 3 तरीके हैं, हमारे पास 3 रास्ते हैं। या तो हम बना सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या हम बना सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या हम बना सकते हैं ओपीसी। ठीक है, या हम क्या बना सकते हैं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो आइए दोस्तों,
फर्दर हम क्या करेंगे, हम इन तीनों तरह की कंपनीज को एक्सप्लोर करेंगे, इनकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। शाबाश। सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपीसी? वन पर्सन कंपनी। One person company means a company which has only one person as a member. नोट करेंगे बेटा, वन पर्सन कंपनी। means a company, आप कंपनी ऐसे एग्जाम में नहीं लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसके नंबर काटे जाते हैं। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। शाबाश। तो नाम से ही जाहिर होता है कि वन पर्सन कंपनी कि जिसमें क्या है, एक ही पर्सन है। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक था? आप में से जिन बच्चों ने कंपनीज एक्ट 1956 को पढ़ा है, वहां पर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हम पढ़ते थे पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते थे, ठीक है। तो ऐसा देखने में आया, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की नॉलेज में एक फैक्ट आया कि मैक्सिमम टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एक्चुअली ओपीसी ही होती थी, वन पर्सन कंपनी ही होती थी। मान लो बेटा, मैं कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा उठाना चाहता हूं और मैंने क्या किया, प्राइवेट कंपनी बना ली। अब क्योंकि मुझे मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास खुद का पैसा है और खुद की एंटरप्रेन्योरशिप है, तो मैं किसी दूसरे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई और आदमी मेरे काम में इंटरफेयर करे। तो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता था, या तो अपनी वाइफ को अपने साथ मेंबर बना लेता था, या अपने मदर को, फादर को मेंबर बना लेता था। और अगर बाद में कोई फ्रॉड होता था, कोई पेनल्टी लगानी होती थी, तो ये सामने आता था, सीएलबी के कंपनी लॉ बोर्ड के सामने ये आता था कि दूसरा पर्सन तो बेचारा इनोसेंट है, उसको तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बीच में इन्वॉल्व कर लिया गया था, उसको तो इस कंपनी के अफेयर्स के बारे में, गवर्नेंस ऑफ कंपनी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और ऐसे आदमी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करना इनजस्टिस होता था। तो ये रिक्वायरमेंट थी कि हटाओ इस रूल को तो मेंटेन रखो ही, लेकिन आप क्या करो, एक और ऑप्शन दे दो साथ में, ओपीसी का, वन पर्सन कंपनी का। भाई अगर तेरे को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का फायदा उठाना है तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, अपने आप से ही सारा काम करो, कैपिटल भी खुद लगाओ, बिजनेस को मैनेज भी खुद करो। तो ये चीज हमने लीगल तौर पे लोगों को अवेलेबल करा दी थ्रू कंपनीज एक्ट 2013। ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर।
तो आपको बेटा ये लॉजिक समझ में आया होगा कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड वन पर्सन कंपनी। क्योंकि लोगों को वो फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। आइए बेटा अब हम सीखेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर सिलेबस, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। क्या है बच्चों ये? मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या मतलब है? मीन्स अ कंपनी having minimum paid up share capital, पेड अप शेयर कैपिटल। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर एक एक वर्ड आपको ध्यान देना है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ऑफ रुपीज 1 लाख and such other higher paid up share capital as may be prescribed। पहली बात तो हम इस छोटे से प्रोविजन को ही अच्छे से समझ लें। मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। ठीक है, कम से कम कितनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए? 1 लाख। एंड सच अदर हायर पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, यानी आपने अगर आप 1 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आपको आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना होगा कि आपकी कैपिटल कितनी है। अब ये बात बताना बहुत जरूरी है, पेड अप शेयर कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सब जानते हैं, सिंस अ कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, राइट, सिंस अ पर्सन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आप इस बात का मतलब तो जानते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। मान लीजिए आप एक बैंक में मैनेजर हैं, ठीक है, और आपके पास एक कंपनी आती है, एक पर्सन आता है आपके पास, वो कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के लिए लोन चाहिए। तो यहां पर आप अपनी डिसीजन मेकिंग से पहले, आप ये डिसाइड करने से पहले कि वो पर्सन लोन लेने के काबिल है या नहीं है, तो आप क्या देखेंगे? उसकी आप पेड अप शेयर कैपिटल देखेंगे बेटा। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है उसकी? एक आदमी ने खुद तो 1 लाख रुपए लगाए हैं और लोन लेने के लिए वो आया है 1 करोड़ रुपए का। तो
लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर वो बिजनेस फेल हो जाता है तो मैक्सिमम आप उससे कितना रिकवर कर पाएंगे? 1 लाख रुपए। अगर एक पर्सन ने 10 लाख रुपए खुद कैपिटल लगाया है और वो 1 लाख रुपए का लोन लेने आया है, तो आप उसको बड़ी हंसी खुशी 1 लाख रुपए का लोन दे देंगे। तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे कैसे? आप अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे बेटा, सामने वाले पार्टी के पास कितना पेड अप शेयर कैपिटल है, और अगर सामने वाली पार्टी कंपनी है तो उसकी वर्थ जानने के लिए आप उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ेंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि इस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। आप मान लीजिए बेटा, कॉर्पोरेट्स को कंप्यूटर्स सप्लाई करते हैं, एक कंपनी आई है, उसने आपको 1 करोड़ का ऑर्डर दिया है और पैसा 6 मंथ्स में देने का वादा किया है। आपने कहा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दिखाइए, उसमें आपने देखा कि पेड अप शेयर कैपिटल तो 1 लाख रुपए की है और सामान ये उधार पे लेना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको देना है या नहीं देना है। तो इसीलिए जो भी कंपनी होगी वो एक्सप्रेसली शो करेगी कि मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। दो ही तरीके से आप कैपिटल को, आप पैसे को बिजनेस के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि कैपिटल के फॉर्म में, और दूसरा तरीका क्या है कि डेब्ट के फॉर्म में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो एक्सप्रेसली ये शो करेगी, एक्सप्रेसली ये बताएगी कि उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है। यहां पर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल नहीं वर्ड है, वर्ड आप यहां पर क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल आपने ध्यान देना है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के प्रोविजंस को हम ध्यान से यहां पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, आइए आगे इस डेफिनेशन को हम जारी रखेंगे। शाबाश बेटा। And which may by its articles of association, by its articles of association, number first, restricts the right to transfer of its shares. शाबाश। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हमने कहां तक पढ़ा है? हमने पढ़ा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसके पास मिनिमम 1 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, और साथ में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें होनी चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहली बात क्या होनी चाहिए कि शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, आइए
शेयर ट्रांसफरेबिलिटी को एक बारी समझ लीजिए, और आपको पता होनी चाहिए कि शेयर ट्रांसफरेबिलिटी किस केस में कैसी होती है। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी एक होती है बेटा प्रोहिबिटेड, दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड, और तीसरी होती है फ्री। तो कहां प्रोहिबिटेड होती है आप बताइए जरा। यहां आपका छोटा सा ये टेस्ट है, आप बताइए कि किस केस में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी प्रोहिबिटेड होती है। यस, पार्टनरशिप फर्म के केस में। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो शेयर ट्रांसफर करने का, तो बिजनेस ट्रांसफर करने का बात होगी, शेयर ट्रांसफर करने की तो बात ही नहीं होगी। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं। शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पार्टनरशिप केस में प्रोहिबिटेड होती है, यानी आप कर ही नहीं सकते जी। अगर आप शेयर को ट्रांसफर करेंगे तो बिजनेस का स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा। एवरी टाइम यू वांट टू चेंज कंपोजिशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप के कंपोजिशन को चेंज करने की कोशिश करोगे, then you have to reconstitute the partnership firm. रिस्ट्रिक्टेड कहां होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में। फ्री कहां होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में। फ्री होने का मतलब यह है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप जब चाहें जहां चाहें शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि यू हैव टू फॉलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। यूएस वाले इसको बोलते हैं क्लोज कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं यूएस वाले इसको? क्लोज कॉर्पोरेशन। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मान लीजिए मैं और आप मिलकर एक प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं और आपने मेरे कॉम्पिटिटर को ही मेरा शेयर बेच दिया, या ऐसे आदमी को शेयर बेच दिया जिसके साथ आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट कॉन्फी विद दैट पर्सन, तो बिजनेस का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस हिल जाएगा। इसीलिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन यूजुअली होती है? ये कि यदि आप शेयर बेचना चाहते हैं तो जिस भी पर्सन को आप शेयर दे रहे हैं, आप दूसरे मेंबर्स की कंसेंट भी ले लेंगे कि मैं फलाने आदमी को शेयर बेचना चाहता हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो इसके अंदर कैसे बेटा, ए और बी मिलकर एक प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। बी अपने शेयर सी को बेचना चाहता है, तो बी पहले ए की कंसेंट ले लेगा। देखो मिस्टर ए, मैं सी को अपने शेयर्स बेचने लगा हूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ए अपनी कंसेंट दे देता है तो शेयर्स कुड बी ट्रांसफर्ड टू सी। If A refuses, then shares could not be transferred to C. Right? You understood what is the logic behind the restriction behind private limited company? Articles of association ये प्रिस्क्राइब करेगा रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है। दिस इज द डिफरेंस
between transferability of shares under private limited company and public limited company. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर इस रिस्ट्रिक्शन को कैरी ऑन नहीं करती है तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये कंडीशन है, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होनी ही चाहिए। तो आइए पहली बात आपने सीखी, अब एक बार रिवाइज करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? जिसके पास मिनिमम 1 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है और जो रिस्ट्रिक्ट करती है द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। शाबाश बेटा। दूसरी बात, except in one person company, except in case of one person company, except in case of one person company limits the number of members to 200। शाबाश बेटा। भाई ओपीसी के अंदर तो हम पढ़कर आए हैं, अभी ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी की श्रेणी में आएगी। तो ओपीसी की बात तो हम यहां नहीं कर रहे हैं। दूसरी कंपनी के अंदर लिमिट क्या रहेगी? 200 मेंबर्स। यहां पे कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए दो लोग मिलकर कुछ शेयर्स को होल्ड करते हैं, मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 10 शेयर्स ए और बी के पास हैं और ए और बी क्या है? ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं। तो उनको, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, उनको सिंगल मेंबर माना जाएगा, ना कि उनको डबल मेंबर माना जाएगा। Where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। शाबाश बेटा। तो आपने ये बात ध्यान से सुननी है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी? There must be a restriction on the right to transfer of shares and there is a limit on number of members and that is 200। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब ये 200 नंबर की जो लिमिट है, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। क्या आपको याद है कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये संख्या कितनी थी? जी हाँ, ये थी 50, यानी 50 मेंबर्स आप और बना सकते हैं, बना सकते थे। और अभी ये संख्या कितनी हो चुकी है? 200 हो चुकी है। ठीक है। दो तरह की और लोग इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जो एम्प्लॉइज शेयर होल्डर हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉइज शेयर होल्डर हैं या पास्ट एम्प्लॉइज शेयर होल्डर हैं।
मान लीजिए मिस्टर एक्स कंपनी के एम्प्लॉई हैं और उनके पास शेयर्स भी हैं, तो वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे। और अगर मिस्टर एक्स ने एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया है, सीज कर दिया है, लेकिन आज भी वो शेयर होल्डर हैं, तो भी वो 200 में काउंट नहीं होंगे। यहां कुछ चेंज नहीं है। ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 के जैसा ही है। तो लिमिट हमने सीखी बेटा, शाबाश बेटा। अब थर्ड प्रोविजन क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। थर्ड पॉइंट, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन। Prohibits any invitation to the public to subscribe for prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. तो देखो बच्चों, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंसेप्ट है। आइए यहां इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, सबसे पहला पड़ाव है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए मिनिमम? पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम पे तो लिमिट है 1,00,000 रुपए की, और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आप कैसे किसी बिजनेस की मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल बना सकते हैं? मैं अपनी कंपनी के 100 सेंटर्स खोलना चाहता हूं। मान लो एक सेंटर खोलने में मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए, तो 100 सेंटर्स खोलने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए? 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो आप किसी भी बिजनेस में मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बता रहे हैं। यहां पर कोई लॉजिक नहीं बनता मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब करने का। तो किसी जमाने में ये लिमिट भी हुआ करती थी, लेकिन बाद में पॉलिसी मेकर को ये समझ में आया कि मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल को हटाना जरूरी है अगर आप बिजनेस को ग्रो करने देना चाहते हैं। तो उसके बाद बेटा, ये तो होगी फर्स्ट पॉइंट। ये कैपिटल कहां लिखी होगी आपकी? ये बात कहां लिखी होगी आपकी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई होगी। और दूसरी बात, कुछ कंडीशंस हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। There are certain conditions in articles of
एसोसिएशन। वो क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन है, दूसरी क्या है? एक लिमिट है, और तीसरी क्या है? एक प्रोहिबिशन है। रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है बेटा? शेयर ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन किस पे है? शेयर ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लिमिट कितनी है? लिमिट किसकी चीज के ऊपर है? नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर लिमिट है। और प्रोहिबिशन किस पर है? पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन पर रुकावट है। तो आरएलपी याद रखेंगे। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये आरएलपी मेंटेन्ड है तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी। शाबाश। अगर ये आरएलपी मेंटेन नहीं है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी का स्टेटस लूज कर देगी, प्राइवेट कंपनी का स्टेटस बरकरार नहीं रखेगी। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जरूरी है। हमारे यहां पर डिफरेंस है। कंपनी एक्ट 2013 सॉफ्ट ट्रीटमेंट देगा इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और हार्श ट्रीटमेंट देगा इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। यानी हमारा ये कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर और ओपीसी पर सॉफ्ट है और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पर हार्श है, सख्त है। तो कोई भी सेक्शन आप पढ़ने के लिए निकालेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का, कोई भी आप सेक्शन निकालेंगे तो सबसे पहला आपके मन में सबसे पहला ये सवाल होना चाहिए कि whether applicable to private limited companies or not। तो सबसे पहला सवाल किसी भी सेक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, whether this section is applicable on private limited companies or not। किसी भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि whether applicable on private limited companies or not। If the section is not applicable on private limited companies तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर है। इसका मतलब कोई सेक्शन तो एक्सप्रेसली ही बता देगा कि नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनीज, और कुछ सेक्शंस को पढ़ने के बाद आपको ये खोदना होगा, ढूंढना होगा कि वेदर इट इज एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और नॉट। तो कोई भी सेक्शन आप पढ़ने के लिए शुरू करेंगे, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप शुरू करेंगे, तो सबसे पहला सवाल आपका मन में ये होना चाहिए कि whether it is applicable on private limited companies or not। इसके बाद आप कोई भी चीज शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बहुत सारे काम करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 डिफाइंस द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। हम सीखेंगे सेक्शन 114 एंड और हम इसमें सीखेंगे बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 11। ये 3-4 बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आपके वीक में, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। वीक में 3 क्लासेस टेलीकास्ट की जाएंगी और लगभग 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंक्लूड कराया जाएगा। आपको क्या पढ़ना है? आपको मेरे नोट्स पढ़ने हैं और आपके स्टडी मटेरियल में से जो पेजेस मैं पढ़ने के लिए दूं, आपको सिर्फ वो पेजेस पढ़ने हैं। ठीक है? सारा स्टडी मटेरियल आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, या आपकी इच्छा है। अदरवाइज मेरी तरफ से आपको वो वाले पेजेस पढ़ने हैं जो मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा। किस तरह से आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, आपके पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आपको ये कंपनीज एक्ट याद रहेगा, इसके लिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है? जो भी नोट्स मुझे आपको देने होंगे मैं आपको ईमेल के जरिए
भेजूंगा। आप उसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहें या उसको आप प्रिंट आउट फॉर्म में निकालना चाहें, दैट इज अप टू यू। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सी यू टुमारो।